सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। वॉइस बहुत कम है, वॉइस कम है, वॉइस कम आ रही है क्या? टुडे इज 13 दिसंबर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। आज जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। किसने किया था जल्दी से बताइए। हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, जल्दी से। टोनी स्टार्क, जूस पिला दो मौसमी का, मूड ऑफ है मेरा। बेटा मूड ठीक करने के जो तरीके हैं वो कुछ और भी तरीके हैं हमारे पास। कभी मिलो तो बताएंगे, लेकिन अकेले मिलना ठीक है। तो अगर आगे बात करें, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कब एक्सेप्ट किया गया। तो मतलब किसने प्रेजेंट किया? पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको प्रेजेंट किया, और उसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947। अरे यार कूपन कोड मैं फिर भूल गया। अभी डालता हूँ, ठीक है, अभी ठीक करके देता हूँ। वैसा टाइप हो गया नहीं। चलो कोई नहीं है, आज मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने मैटर पढ़ा था, ठीक है। पहली बात तो ये है ना कि हम एटम पढ़ने वाले, तो एटम है क्या वो समझते हैं। तो कल हम लोगों ने मैटर पढ़ा था, ठीक, कि हर चीज़ जो है, मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसका कोई वॉल्यूम हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और बाकी हमारे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा था, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था, जिनको हम बोसॉन्स के नाम से जान रहे थे। अब ये जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे कि हमारा जो शरीर है, जैसे कि हमने पढ़ा था सेल के बारे में, कि सेल इज़ दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल्स जुड़ जुड़ के क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल जोड़ जोड़ के टिश्यूज़ बनते हैं, देन वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस तरह से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है थ्रू अ सेल। उसी तरह से मैटर जो है वो एक एटम से डिराइव्ड होता है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी एटम्स जोड़ जोड़ के मैटर बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ लॉज दिए गए थे। इसी को हिंदी में हम परमाणु के नाम से जानते हैं, एटम को, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ पर जो दिए गए थे बाई जो लेवॉइजर, एंटनी लेवॉइजर एंड जोसेफ प्राउस्ट। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। ये दो लॉज के बारे में ध्यान रखना है जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत है, और एक जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ना केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब कोई एक अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट क्या होता है? जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो कुछ इस तरह से हम एरो बनाते हैं। उसके लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिल के कुछ बनाते हैं, तो जो कुछ बनाते हैं वो प्रोडक्ट हुआ, और जिनसे मिल के बनता है वो रिएक्टेंट्स हो गए। तो इनका जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है केमिकल रिएक्शन में। ये कुछ लॉज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की अगर बात करें तो ये बोलता है कि मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड which are composed of two or more elements, and each such compound has the same number of element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। ये दिया गया था लेवॉइजर के द्वारा, ठीक है। लेवॉइजर राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है बिकॉज ठंड काफ़ी है, तो ठंड में जो है हाथ अकड़ जाते हैं, बिल्कुल आपको ही पता होगा, है ना। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हमारा कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंपाउंड है,
ठीक है, कोई भी आप कंपाउंड ले लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं, कंपाउंड है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। जैसे यहाँ पर H2O है तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में मिलते हैं, चाहे उनको कहीं से कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो चाहे कहीं से भी उनको डिराइव किया जाए। यानी कि जैसे मैंने पानी लिया तो पानी आप अपने टैप वाटर ले सकते हो, नाले का ले सकते हो, नदी का ले सकते हो, अमेरिका का ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हो, अफ्रीका का ले सकते हो। पानी का जो कॉम्पोजिशन होगा वो H2O ही होगा, जहाँ दो हाइड्रोजन के एटम्स एक हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलके एक H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा जिसमें कि हमें H2O के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। थोड़े से बेसिक लॉज थे जो हमें पता होने चाहिए, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जो हमारे डाल्टन जी थे उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। एटॉमिक थ्योरी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने जो थ्योरी में अपनी चीज़ें बोली वो ये बात बोली उन्होंने कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी जितना भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स का बना हुआ है, यानी ऐसे पार्टिकल जिनको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट को ले लिया तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका सेम मास होगा और सेम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, भौतिक विशेषता होगी। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया वाटर की अगर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिक्स होंगे। जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के फॉर्म में ही ये मिक्स होंगे। अगर वाटर का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर वाटर कंपाउंड की बात करें, वो चीज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है जो जोसेफ प्राउस ने दिया था। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर आएंगे जो हमारे एक्चुअल में हुआ क्या था, जो डाल्टन जी ने बोला था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। यानी जो भी मैटर होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना होता है। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये बात इनके आगे चल के गलत प्रूव होती है। कैसे, जब एटम के अंदर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है। एटम्स के अंदर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, जो एटम से साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो एटम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मेनली। इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो थ्योरी दी थी या फिर पूरी थ्योरी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो बात बोली थी डाल्टन ने अपनी इस थ्योरी में कि भाई मैटर इज एन मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, वो बात आगे चल के गलत प्रूव हो जाती है। जब 1897 में 1897 में जे थॉमसन अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, बस हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि किसने डिस्कवरी करी, जे थॉमसन ने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक, देन उसके बाद जो थॉमसन ने, जिन्होंने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, तो इन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम का कि जो एक एटम है, एक जो परमाणु है, वो दिखता किस तरह से, वो होता किस तरह का है। तो पहली बात तो इन्होंने बोली कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी इसमें एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। जैसे मान लो स्फीयर है ये, ठीक है, इसमें पॉजिटिव 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 हर जगह पॉजिटिव फैला हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव पॉजिटिव फैला हुआ है, कहीं कहीं नेगेटिव लगा हुआ है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, उसमें आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी पूरा पॉजिटिव होता है, कहीं कहीं पे आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, जिसको कि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोला इन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी करी थी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी को, ये जो पॉस्टुलेट इन्होंने दिया, इसको कंपेयर कर दिया वाटरमेलन से। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जो वाटरमेलन में आप देखते हैं, इस तरह से जो खाने वाला पार्ट होता है ना, जो लाल लाल होता है, वो पूरा फैला हुआ होता है, बीच बीच में आपको बीज देखने को मिलते हैं। तो बीज को आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लो, जो खाने वाला पार्ट होता है, जो रेडिश कलर का दिख रहा है, उसको आप
जो पॉजिटिव चीज़ है उससे कंपेयर कर सकते हो। वो पॉजिटिव चीज़ एक्चुअल में प्रोटॉन होती है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे, बाद में उसकी डिस्कवरी हुई। इज दैट क्लियर? तो 1897 में तो यही डिस्कवरी हुई, एंड दैट वाज कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल इन्होंने दिया थॉमसन जी ने, इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए 1917 में, और ये एक्चुअल में ये जो इन्होंने मॉडल दिया थॉमसन जी ने, इसको प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। प्लम पडिंग क्या होता है? तो क्रिसमस के टाइम पे एक थोड़ा सा एक स्वीट डिश बनती है, ठीक है, खासकर विदेशों में ज़्यादा बनता है। तो वो इस तरह का होता है, जैसे इसको आप खीर से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पडिंग का मतलब खीर होता है, कि जैसे खीर होती है, तो खीर जैसे मान लो खीर में पूरा दूध चावल फैला हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। एजुकेशनल डेवलपमेंट, एक सेकंड, यूट्यूब की तरफ से कोई अपडेट आया है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। I appreciate the information you have provided. We want to assure you that this update has been forwarded to our internal team for review. We are diligently working on addressing your concerns. Rest assured that we will keep you informed of any updates. भाई कितना वेट करवाएंगे ये, ठीक है। एक हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। खैर, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे खीर होती है हमारी, तो खीर में दूध चावल ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें बीच बीच में क्या हम डालते हैं, जैसे नट्स डालते हैं ना, आलमंड्स डाल दिए इस तरह का। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वो जो पूरा खीर में दूध वगैरह है, दूध और चावल, वो सब पॉजिटिव है, ठीक है। और जो बीच बीच में नट्स ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं, वो बीच बीच में एम्बेडेड हैं। प्लम पडिंग मॉडल इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। प्लम पडिंग मतलब एक स्वीट डिश होती है, और उसमें नट्स बीच बीच में पड़े होते हैं, पूरा वो केक टाइप होता है थोड़ा सा, ठीक है। खैर, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए रदरफोर्ड ने 1917 में, एक साइंटिस्ट है अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने क्या दिया, एक मॉडल, अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। ग्लास में सर भूख लगाई ये सब खाने की बात सुनकर। चलो, तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, अब 1917 में, 1917 में इन्होंने एक अपना मॉडल ऑफ एटम रखा। अपना मॉडल ऑफ एटम मतलब एक्चुअल में जो इन्होंने जे थॉमसन ने बातें बोली कि किस तरह से जो हमारा एक एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव फैला हुआ है, बीच बीच में कहीं पर आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, जिनको कि इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। अब इस चीज़ को जब कंफर्म करने गए रदरफोर्ड, तो उन्होंने क्या किया, कंफर्म करने के लिए एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, डब्बा लिया, उसके अंदर एक सोर्स रखा जिससे कि हीलियम एटम्स निकलेंगे, ठीक है, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स निकलेंगे, जिनको कि हम इन शॉर्ट अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। डबली चार्ज्ड हीलियम एटम होते हैं, जिनको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इनको बम्बार्ड करवाया, इनको क्या किया, एक पतली सी गोल्ड फॉयल ली इन्होंने, बहुत पतली सी गोल्ड फॉयल ली, यानी कि आप ये मान लो 1000 एटम्स थिक, 1000 एटम्स थिक ली इन्होंने। अब गोल्ड को इसलिए चुना, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर थे इसलिए चुना उन्होंने गोल्ड को, इसलिए चुना क्योंकि जो गोल्ड होता है, हम मेटल और नॉन मेटल वाली क्लास में पढ़ेंगे, और कल भी आप लोगों की क्लास होगी, कल पीरियोडिक टेबल की क्लास होगी, ठीक है, कल सैटरडे को भी क्लास होगी आपकी। तो जो गोल्ड होता है वो बहुत ही मैलिएबल होता है, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होते हैं, मतलब कि उनको हम पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत पतली पतली परत बना सकते हैं उनकी। तो क्योंकि जो गोल्ड होता है वो बहुत सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, उसकी सबसे पतली एकदम परत बनाई जा सकती है। पतली क्यों चाहते थे वो? क्योंकि अगर मोटी ये बनाते, जितना मोटा करते उतना ही एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, क्योंकि इतने सारे एटम्स अगर आ जाते तो ढंग से पता ही ना चल पाता, जैसे यहां पर पता चला। क्या पता चला? अब रदरफोर्ड के एक्सपेक्टेशंस क्या थे? रदरफोर्ड के एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने थॉमसन जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके हिसाब से तो इनके ये एक्सपेक्टेशंस थे कि जब मैं इनको डबली चार्ज हीलियम एटम्स को भेजूंगा गोल्ड फॉयल से, क्या करेंगे, सब के सब पास हो जाएंगे, सब के सब निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, तो जो पूरा पॉजिटिव है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कंसंट्रेटेड तो है नहीं। और ये जो डबली चार्ज हीलियम एटम हैं, ये इतने बड़े हैं कि आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इनको तो, ठीक है। लेकिन इनको सरप्राइज मिला, और अर्नस्ट रदरफोर्ड ने सरप्राइज को ऐसे डिस्क्राइब किया कि आप टिश्यू पेपर में बुलेट फायर करो और बुलेट आपको ही आके टकरा के, मतलब वापस आके आप ही को मार दे वो। तो इस तरह सरप्राइजिंग था रदरफोर्ड ने जिसको, मतलब इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक्चुअल में
इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है अंदर का वो इस तरह का होता ही नहीं है जो जे जे थॉमसन ने दिया। क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने डबली चार्ज हीलियम आटम्स को फेंक के मारा, ठीक है, बम्बार्ड करवाया इस गोल्ड फॉयल में, तो ठीक है मोस्टली निकल गए सीधे जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड कुछ ऐसे एटम्स थे, कुछ ऐसे हमारे ये हीलियम एटम्स थे, अल्फा पार्टिकल थे, जो बहुत ही बड़े एंगल से डेविएट कर गए, बहुत ही बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ तो ऐसे थे जो रिबाउंड कर गए, वापस लौट के आ गए। कुछ मतलब बहुत कम, आप ऐसे मान सकते हो 1 in 1000, इस तरह से 1 in 1000 वापस लौटे, और कुछ जो थे डिफ्लेक्ट हुए। अब वो क्यों हुआ यहां पर देख लीजिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो देयर इज अ, ठीक है, रदरफोर्ड कंक्लूडेड द मॉडल ऑफ द एटम फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। तो रदरफोर्ड जी के ये पर्टिकुलर कंक्लूजन्स थे, यानी इस निष्कर्ष पे पहुंचे रदरफोर्ड जी की जो एटम का स्ट्रक्चर होता है अंदर से वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, किस तरह का? देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब ये हुआ क्यों वो पहले मैं आपको समझाता हूं, यहां पर एक स्लाइड क्रिएट करके। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा जरा। ये एक एटम मैंने ले लिया, ठीक है, ये एटम ले लिया, और यहां पर जो है मैंने कुछ भारी सी चीज रख दी। ठीक है, जो रदरफोर्ड जी ने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो हीलियम एटम्स थे वो पास हो गए इस तरह से। ठीक है, ज़्यादातर हीलियम एटम्स पास हो गए। ठीक है, कुछ जो थे, कुछ 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 वो क्या हुए इस तरह से, जो इसके पास से गुजरे टकरा के इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए, जो इसके पास से गुजरे टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो कि सीधे इसको हिट किए होंगे जाके वो वापस आ गए, रिबाउंड हो गए। तो यहां से कंक्लूजन पे पहुंचे रदरफोर्ड जी की जो एटम होता है उसका अंदर का ज्यादातर चीजें तो एम्प्टी होती हैं, और जो पूरा मास है एटम का, पूरा जो भार है एटम का, वो उसके सेंटर पे बैठा हुआ है, जिसको कि इन्होंने न्यूक्लियस बोला, और यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। जिस तरह जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल में बम्बार्ड करवाया तो उसकी वजह से जो स्कैटरिंग हुई। क्लियर है इतनी चीज? तो मास जो होता है किसी एटम का वो उसके सेंटर पे बैठता है, और उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो मास आता है, ठीक है, ये जो मास आता है, मास मिलता है एटम को, वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड? वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स। और जो पूरा मास है वो सेंटर पे बैठा हुआ है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था आपका तो इसलिए क्या हुआ, रिबाउंड मार गया। पॉजिटिव था और बहुत भारी था ये जो सेंटर में न्यूक्लियस बैठा, इसलिए रिबाउंड कर गया जो हमारा हीलियम ये अल्फा पार्टिकल था। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ये चीज रुक जाओ भी, ठीक है, इसको होल्ड करो, इसको भी मत देखना। एक्चुअल में ये चीज़ प्रॉपरली रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे। ठीक है, बस इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, जो आगे हम देखेंगे नील्स बोर ने करी थी। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है आप देख सकते हो कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। आप अगर मैं साइज को कंपेयर करूं तो जो न्यूक्लियस का साइज है, या फिर मैं बोलूं कि अगर एटम के डायमीटर को मैं न्यूक्लियस के डायमीटर से कंपेयर करूं तो एटम का जो डायमीटर होगा 1,00,000 गुना ज़्यादा होगा। 1,00,000 टाइम्स, 1,00,000 टाइम्स ज़्यादा होता है रेडियस, डायमीटर कुछ भी मान लो एटम का एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत एक छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है इनसाइड एन एटम। ये रदरफोर्ड का मॉडल आपको समझ में आया कि नहीं? और क्यों गोल्ड फॉयल को लिया इन्होंने? क्योंकि गोल्ड फॉयल बहुत ही मैलिएबल होती है, उनको थिन से थिन चाहिए थी, पतली से पतली चाहिए थी। ठीक है, और अमीर तो होंगे तभी तो गोल्ड फॉयल ले ली है ना। ड्रॉबैक्स क्या थे इनके रदरफोर्ड जी के मॉडल के, वो देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स ये थे, सर डबली चार्ज्ड अभी बताते हैं, ठीक है, डबली चार्ज अभी बताते हैं आपको। एक्चुअल में जब, चलो भाई आगे देखेंगे किस तरह से कोई एटम जो होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, और क्यों करता है वो भी देखेंगे। तब आपको समझ में आएगा डबली चार्ज क्या होता है, किस तरह से चार्ज आता है किसी एटम में।
तो ड्रॉबैक ये थे कि रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो जब घूम रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, एक्सिलरेशन होगा, कोई त्वरण होगा, तो उसकी वजह से ये एनर्जी रेडिएट करेंगे। जब एनर्जी रेडिएट करेंगे तो इनकी एनर्जी लूज हो जाएगी, जब एनर्जी लूज हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। तो ऐसे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन मैटर तो एग्जिस्ट करता है, एटम तो एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या होगा बताओ। तो रदरफोर्ड नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, जो इनके पॉस्टुलेट दिए गए थे वो प्रॉपर थे, वो सही थे, उसमें कोई वो बुराई नहीं थी। ध्यान रखना कब दिए गए थे, 1917 में, 1917 में। ठीक है, लेकिन था क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अराउंड द न्यूक्लियस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये एक्सप्लेन किया था किसने, ये एक्सप्लेन, तो ये देख सकते हैं थॉमसन का मॉडल के अकॉर्डिंग सारे जो हीलियम एटम्स थे उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया कि ज़्यादातर जा तो रहे थे लेकिन कुछ डिफ्लेट कर रहे थे और कुछ तो एकदम रिबाउंड कर रहे थे सीधा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हिट कर रहे थे सेंटर से, यानी कि न्यूक्लियस से, जिसने कि बहुत छोटा सा ऑक्यूपाई करके रखा है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ड्रॉबैक क्या था कि द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन वर नॉट स्टेशनरी बट वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, कुछ सर्कुलर ऑर्बिट है उनमें रिवॉल्व कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इनटू प्ले विच बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक्चुअल में ये जो काम एक्सप्लेन करने का किया था वो किया था नील्स बोर ने। ठीक है, नील्स बोर ने जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। जैसे कि आपने रनर्स को देखा होगा कि भाई वो एक पर्टिकुलर अपने वाले लेन में ही दौड़ते हैं। ठीक है, अपने वाले लेन में ही दौड़ते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी वाली ऑर्बिट में घूमते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिनको कि हम नामकरण करके बोल देते हैं KLMN। के वाली पहली वाली ऑर्बिट होती है, यानी ऑर्बिट का मतलब पाथ, जिस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो के वाली पहली ऑर्बिट हुई, एल वाली दूसरी हुई, एम वाली तीसरी हुई और एन वाली चौथी हुई। तो ये बोर जी ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये न्यूक्लियस के अराउंड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिनको कि हम KLMN के नाम से जानते हैं। पहली वाली के, दूसरी वाली एल, देन एम, देन एन। और कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं 2n²। ठीक है, इन्होंने 2n² फॉर्मूला दिया। 2n², ये जहां पर n क्या है, n है उस शेल का नंबर। जैसे k शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, l शेल के लिए 2 होगी, m के लिए 3 होगी और n के लिए 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर जब 2n² हम बोल रहे हैं तो n का मतलब है उस शेल का नंबर। तो k की अगर बात करेंगे तो 1 होगा, l की बात करेंगे 2 होगा, m का 3, n का 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली वाली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड दैट इज कि ठीक है डिस्क्रिशनरी ऑर्बिट है, लेकिन अभी तक वो बात समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है न्यूक्लियस में। क्योंकि वो घूम रहा है तो एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा। देखो ऐसा होता नहीं है। नील्स बोर जी ने बोला कि ये जो शेल है ना KLMN, इनकी खुद की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी उनके पास नहीं है जो वो उसको लगा रहे हैं, दे रहे हैं। शेल की एनर्जी होती है और उस शेल की एनर्जी की वजह से वो घूम रहे हैं। जितना नीचे वाला ऑर्बिट होगा वो उतनी कम एनर्जी का होगा। जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे K से L में आओगे तो इस हायर एनर्जी ऑर्बिट बोलेंगे इसको। L से M आओगे तो M की ज़्यादा एनर्जी होगी L के कंपैरिजन में, N की ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू MLN के। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में एकदम, और वो अपनी अगर ऑर्बिट छोड़ के ऊपर नीचे भी जा सकता है। अब खुद सोचो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को K शेल छोड़ के L शेल में आना है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी या लूज होगी एनर्जी, जल्दी से बताइए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आने के बाद आपको L शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स L शेल में जाएंगे। L में कितने आ सकते हैं, 8, M में 18, N में 32। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ये किसने बताया, वही हमारे नील्स बोर जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाँ, अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको K से इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के L में लाना है, तो K कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है।
ऑर्बिट ही बोल लो या शेल बोल लो, बात एक ही होती है। तो कम एनर्जी वाला उसको ज़्यादा एनर्जी वाले में जाना है, तो इसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। इट विल गेन एनर्जी, यानी कि जब इसमें लाइट डाली जाएगी तो उसको एनर्जी को गेन करके तब ये अपने हायर ऑर्बिट में पहुंचेगा। और मान लो कि एल से के में आना है या फिर एम से एल में आना है नीचे वाली ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अनदर, व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर, तो वो एनर्जी एमिट करेगा, लाइट के फॉर्म में दिखती है वो। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर लेवल एनर्जी से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। इतनी चीज़ आई होप सबको क्लियर होगी। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो भी पूछ सकता है। बाकी समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है, जिनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, जो कि लेवॉइजर और जोसेफ प्राउस ने दिए। फिर हमने पढ़ा कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो पहले तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एटम जो होता है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। लेकिन उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके इस बात को गलत प्रूव कर दिया। लेकिन उन्होंने जो मॉडल ऑफ एटम रखा उसमें काफ़ी फ्लॉज थे। उन फ्लॉज को करेक्ट करने का काम रदरफोर्ड ने किया अपने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, जहाँ पर उन्होंने डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स को क्या किया, बम्बार्ड करवाया। जब बम्बार्ड करवाया तो वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। क्लियर इतनी चीज़, तो उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। लेकिन इनके में क्या फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे, कि ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि नील्स बोर ने किया, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उनकी डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ मना है वहाँ घूमते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं जिनको KLMN इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनकी खुद की एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं, इन शेल की एनर्जी होती है जिसकी वजह से घूमते हैं। और वो अपने लोअर एनर्जी, अपने पर्टिकुलर शेल से जंप करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे यानी एनर्जी की नीड होगी, नीचे आएंगे यानी लोअर लेवल ऑफ एनर्जी में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। डेविएशन क्यों हो रहे थे रदरफोर्ड मॉडल पे? डेविएशन इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो पास से निकल रहे थे, अब खुद ही सोचो, ये मान लो कोई बड़ा सा पत्थर है, आप इसमें छोटा सा पत्थर फेंक के मारोगे तो इस तरह से रिबाउंड करेगा। जो यहाँ पर टकराएगा वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है, लेकिन क्योंकि उसके पास से गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस करेगा ही वो। तो इसलिए वो डेविएट हो रहे हैं टू अ सर्टेन एंगल। क्या चीज़ तीन में तो 16 होगा, क्यों भाई? 3 3 का 9, 9 दूनी 18 ही होता है शायद, 16 तो नहीं होता है। एनर्जी लूज तब होगा जब अपने ऊपर वाले से नीचे वाले में आएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको उसको जाना है कहाँ से, एन से एम में, एम से एल में, या फिर एल से के में, तो एनर्जी लूज होगी। यस, ये जो बोर्स मॉडल है ये 1913 में दिया गया था। बोर्स मॉडल ऑफ एटम 1913 में दिया गया था ये। चलो, बम्बार्ड क्या होता है? बम्बार्ड का मतलब होता है फेंक के मारना, बम्बार्ड करवा देना। जैसे कि मैं मान लो तुम, जैसे नहीं कि गालियों की बौछार हो गई, बम्बार्डिंग ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज तो वैसे समझ लो बम्बार्ड मतलब कि एकदम से फेंक के मारे, बहुत सारे बम्बार्डिंग करवा दी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े अभी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। सर चेस में, हाँ भाई चेस में जीत गए हैं। चलो, तो अभी आते हैं कहाँ पर, सर एक्चुअल में 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फाइनली जो डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की वो 1917 में हुई थी। तो ध्यान रखना 1911 में अगर एक्सपेरिमेंट पूछेगा, लेकिन अगर डिस्कवरी पूछेगा तो 1917 होगा, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो 1911। खैर आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की तो देख ली हमने, जे जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की किसने करी थी? तो प्रोटॉन में दो नाम याद रखने, एक तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। एक्चुअल में पहले ही गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उन्होंने
कैनाल रेज के थ्रू जब इन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट में कि पॉजिटिव उनको रेज दिख रही हैं, एक कैनाल टाइप थी उसमें पॉजिटिव रेज उनको दिख रही थी जब उन्होंने लाइट को पास करवाया हाई वोल्टेज में, ठीक है। तो उनको पॉजिटिव कैनाल रेज देखने को मिली और उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको जो एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था, रदरफोर्ड जी ने। तो इस वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी में दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, एक तो गोल्डस्टीन जी का भी और रदरफोर्ड जी का भी, दोनों लोगों का नाम। वैसे अगर ऑप्शन में दोनों हो कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी, जैसे एक बार आई थिंक CDS में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ लिया था कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी, और प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों ऑप्शन में था, तो न्यूक्लियस आप टिक करेंगे बिकॉज इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किस साल करी थी, 1932, 1932 में डिस्कवरी हुई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, यानी कि जो हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सब एटॉमिक पार्टिकल कोई लिमिटेड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। हाँ, एक एटम के अंदर मेनली हमें ये 3 देखने को मिलते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये चार्ज की यूनिट होती है। प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। मास की बात करें, द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम है ये मास, बहुत ज़्यादा कम है। 10⁻31 आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप 31 बार जीरो लगाइए, कितना कम होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, तो अगर मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं तो वो बात न्यूट्रॉन के लिए भी ट्रू होगी व्हेन इट कम्स टू मास। जब आप इन दोनों के मास को कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, तो आप ये पाएंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दे आर रफली 2000 टाइम्स, टू बी वेरी प्रिसाइज 1777 टाइम्स, 2000 टाइम्स मोर मास कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। और अगर एकदम प्रिसाइजली मैं बात करूं तो 1777 टाइम्स, ठीक है। चार्ज की अगर बात करते हैं तो चार्ज ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है वहाँ पे, ठीक है। ये जो होता है आपको इन द न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें पता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं ये आयंस क्या होते हैं। तो आयंस होते हैं चार्ज स्पीशीज। जैसे कि भी हम एटम की बात कर रहे थे, तो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एकदम सेंटर पे बैठे हुए हैं, एकदम सेंटर पे बैठे हुए हैं वो तो, ठीक है। वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखे हुए हैं, वो क्या ही वो जाएंगे वो, ठीक है। वो तो एकदम सेंटर पे बैठे हुए हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं, ठीक है। तो और उसको सेंटर से निकालना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत मुश्किल होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं इधर उधर। तो इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन होता है या तो लॉस मतलब लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी या तो इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन करता है और या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई एटम में। ऐसा इसलिए होता है टू गेन दी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान चलता है बिटवीन दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन को कोई ले रहा है एटम, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब स्टेबिलिटी कैसे आती है उसको हम अभी पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल में, ठीक है। जब वैलेंसी पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ हमें समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन किया जाता है तो उसकी वजह से बनता है आपका एनायन, जिसको कि हम बोलते हैं ऋण आयन। ऋण आयन क्यों बोल रहे हैं, ऋण लोन लेना, ऋण बोलते हैं उसको हिंदी में। तो यहाँ पर उसने लोन लिया, इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसलिए उसने एनायन उसको बोलेंगे, ठीक है, एनायन। और जब इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई देता है एलिमेंट,
तो उसको हम उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम बोलते हैं कैट आयन, धन आयन उसको बोलते हैं। ये पॉजिट्रॉन क्या चीज़ होती है? तो पॉजिट्रॉन एक तरह का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल क्या चीज़ होती है? एंटी पार्टिकल ऐसे समझ लो, फॉर एवरी पार्टिकल देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एंटी पार्टिकल। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, जिसका सेम सब कुछ होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम, मास होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब तुम बोलोगे कि सर चार्ज तो पॉजिटिव प्रोटॉन का भी था, उतना ही था जितना इलेक्ट्रॉन के पास था, और चार्ज पॉजिटिव था, लेकिन अंतर ये था कि प्रोटॉन वॉज 2000 टाइम्स मोर, इट हैड मोर 2000 टाइम्स मोर मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉन कितना, बस चार्ज में उसका अंतर होता है। इसका -1.6 है और उसका +1.6, यानी जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे पूरी तरह से। इसकी डिस्कवरी 1932 में कार्ल एंडरसन ने करी थी। ठीक है, कार्ल एंडरसन ने करी थी। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन चुका है कि किसने डिस्कवरी करी थी और कब करी थी। अब आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स के सिंबल किसने दिए। तो ध्यान रखना, ये आपके एक बर्जीलियस करके साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले जो है सिंबल्स दिए थे, उनको यूज़ किया था डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने यूज़ किया था और सबसे पहले सिंबल दिए किसने थे? बर्जीलियस ने दिए थे। ये सिंबल क्या हमें याद रखने? बिल्कुल आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ याद रखने। जैसे हाइड्रोजन का याद रखना है, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये तो आपसे पूछेगा भी नहीं क्योंकि नाम है। लेड में L है, सिल्वर में S है, गोल्ड में G है, प्लैटिनम में P है, कॉपर में C है, जिंक में Z है, आयरन में I है। लेकिन जो इस तरह के हैं जहाँ पे डॉट लगा है, शेडिंग है, ये आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक सिंगल सा डॉट लगा हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि एक उसका एक डॉट लगा हुआ है। कार्बन काला काला है, कार्बन काला काला है तो काला काला हो गया। ऑक्सीजन O, बड़ा सा O, बस और कुछ नहीं। फॉस्फोरस का भी आपको आगे याद हो जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि जो फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो 3 डंडी यहाँ पर बनी हुई है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सल्फर, तो सल्फर को ऐसे याद कर सकते हैं कि वैलेंसी 2 होती है, तो 2 बड़ी बड़ी डंडी बना दी हमने ऐसे करके। ठीक है, तो सारे इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। बाकी एल्यूमिनियम का थोड़ा सा देख लीजिएगा और कैल्शियम का, बाकी तो और याद करने की ज़रूरत नहीं। मरकरी का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे याद कर लो कि मरकरी जो है वो चिपक गया है साइड वॉल्स में, वो थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया है, स्टिक हो गया है मरकरी। तो ये सारे आपको इस तरह से याद हो जाएंगे, याद करने आपको, बिकॉज आप पूछ लेता है एग्जाम में ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे आते हैं अभी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर बिकॉज दे कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। All atom of the same element have the same number of proton in the nucleus and hence have the same atomic number. No two element have the same atomic number, यानी किन्हीं भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। समझे आप इस बात को कि कोई भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर कभी नहीं हो सकता है। अभी एटॉमिक नंबर होता क्या चीज़ है? तो इसको पहली बात तो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एलिमेंट X मान लिया, इसके नीचे जो हम लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, इसके जो ऊपर हम लिखते हैं उसको मास नंबर बोलते हैं, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, हम अभी आगे देखेंगे। एटॉमिक नंबर इसके जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं। ये किसी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट का जो है अलग अलग होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का अलग अलग अपना अपना होता है, कभी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट X है इसके जितने एटम्स हैं उनका आपस में एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम है इसलिए। लेकिन किसी भी 2 एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एटॉमिक नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें निकालना है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी और उतना ही उसमें प्रोटॉन्स की संख्या होगी। क्लियर? मास नंबर क्या होता है? जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि M से। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम
ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ द एटम। अब हमने पढ़ा था, रदरफोर्ड जी ने क्या बोला था कि पूरा जो मास है एटम का वो उसके सेंटर पे है, उसके केंद्र में बैठा हुआ है। जितना भी उसका पूरा मास है वो उसके सेंटर पे रिसाइड कर रहा है किसी भी एटम का। और सेंटर पे कौन कौन बैठा था? सेंटर पे बैठा था प्रोटॉन और सेंटर पे बैठा था न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके ही तो मास नंबर बनेगा। Since protons and neutrons are present in the nucleus, these particles are collectively called as nucleons, जो मैंने आपको बताया था। The mass number of an element is equal to the number of nucleons in the atom। तो समझ में आ गया आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? यही है आपका मास नंबर। और यहीं से हम डिराइव करते हैं कि किस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब हमें यहां पर देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर, और अभी हमने देखा कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर ही तो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आ जाएगा? एटॉमिक मास में आप एटॉमिक नंबर को बस माइनस कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं आपके जो न्यूट्रल चार्ज है, यानी उनमें कोई चार्ज नहीं होता है और उनका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। और इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने, जो कि हमने अभी देखा था। इसको आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच करके याद कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, ठीक है, पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, बट गोल्डस्टीन का भी नाम याद रखिएगा। एन से न्यूट्रॉन और सी एच से चैडविक। तो ईंट पर नाच करके भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो। क्लियर? एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले 20 एलिमेंट के, इनको रट लेना, ठीक है, बाद में आराम से रट लेना, अभी रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और इसीलिए आज मैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं करवा रहा हूँ, इसीलिए कल कराऊंगा। कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। वैसे तो मैंने पीरियोडिक टेबल पहले वाले बैच में लास्ट में करवाया था, जो पिछला वाला बैच भी था उसमें भी आई थिंक एसिड मेटल नॉन मेटल एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाने के बाद करवाया था। लेकिन इसी वजह से मैं कल क्लास लगा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, ऐसे सैटरडे को होती नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि है क्या कि जब तक आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम पहले पूरे केमिकल एलिमेंट्स के बारे में कल पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, और पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे तो कल का भी लेक्चर और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे तो कल पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखेंगे, लेकिन बस तुम ये याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि आपको 20 ये एलिमेंट हैं, ठीक है, 20 एलिमेंट है। बस तुम ये याद कर लेना, आप में से काफ़ी लोगों को ये याद होगा। बस तुम ये हाइड्रोजन, हीलियम इसको रट लेना जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ऊपर से नीचे। बस मैं आपको कल समझाऊंगा इसके कितने यूजेस हैं, ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे। और कल ही मैं आपको वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि किस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी से किस तरह से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद करके आना है कल की क्लास, और कल की क्लास चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत कर देना बस, ठीक है। क्योंकि कल की अगर क्लास नहीं समझ में आई तो फिर आगे दिक्कत होगी, और जो पीरियोडिक टेबल है उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आते हैं, एक आयन है M3+, इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं, तो बता दो इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होगा जल्दी से। इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बताना है। पचास तक याद हैं 11th में, अच्छा। SPDF नहीं बताया क्या सबशेल? सत्यम ठाकुर अभी बताएंगे, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके थ्रू आपको बताएंगे SPDF ये सब क्या होते हैं, हमारे सब ऑर्बिटल्स। पूरा आता है पीरियोडिक टेबल, क्या बात है। चलो, तो यहाँ पर M3+ है, इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि ये जो आपका एटम है ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट मतलब ये आयन इसका बना हुआ है। आयन बना हुआ का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन किया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लूज किया कि गेन किया है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। जब तुम ब्लड डोनेट कर रहे हो तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, पॉजिटिव। खून चूस रहे हो किसी का तुम, ठीक है, खून चूस रहे हो तो तुम नेगेटिव है ना। ऋण ले रहे हो किसी से, लोन ले रहे हो तो नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसे याद कर लो। अब ये जो M3 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव दिखा रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो तुम खुद सोचो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके। अगर हम बात करें न्यूट्रल जब स्टेट में, इसके न्यूट्रल स्टेट में कितने होंगे? तो न्यूट्रल स्टेट में 13 होंगे, ठीक है।
तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 13, यानी कि Z की वैल्यू 13। और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं 14, प्रोटॉन कितने हैं 13, तो 13 में आप 14 जोड़ दीजिए, आपको 27 यानी कि 27 मिल जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। तो आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर। ये बात जो है ना, ये बड़ी ऑब्वियस बात है। ऑब्वियस बात का मतलब ये है कि ये तो ट्रू होगा ही होगा। मतलब इसमें लिखा हुआ है आइसोटोप आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किन्हीं दो एलिमेंट के एटम का सेम हो ही नहीं सकता है। सेम अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो सेम एलिमेंट से ही डिराइव हो रहे हैं, तभी ये बात ट्रू हो सकती है, नहीं तो हो ही नहीं सकती ये बात। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो अलग है, जो इनका परमाणु भार है वो अलग है। एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। ये एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं समस्थानिक, इनका सेम एटॉमिक नंबर है 1 1 1, लेकिन मास नंबर जिसको हम ऊपर लिखते हैं ये देखो 1 2 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ये रेडियो एक्टिव, अब रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ट्राइटियम ध्यान रखना। कल ही मैं सारी चीज़ें, अब कल का लेक्चर मुझे पता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, मिस मत करना बस कल का। ठीक है, ट्राइटियम आपका बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है, जो आइसोटोप होता है एक हाइड्रोजन का। ठीक है, द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 2। कैसे किया? मास नंबर से घटा दिया हमने एटॉमिक नंबर को। जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये हमारा 6C12 है, 6C14 है, 6C13 है। ये आइसोटोप्स हैं किसके? कार्बन के। 6C12 देखिए, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6 है, 12 13 14। ठीक है, 14 वाले का हम यूज करते हैं रॉक की एज निकालने में, है ना। ज्योग्राफी हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग, जहां पर हम एज निकालते हैं इसकी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आइसोटोप्स के? आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि इनके सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। अब ये कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर, अगर आपने नोटिस किया हो, कि एटॉमिक नंबर केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। अब क्योंकि आइसोटोप वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। सिंस दी आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अलग हो जाएगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेंगी। ठीक, क्लियर है यहां तक सभी को? अब आते हैं ये क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन थोड़ा सा स्पेशल, इसके बारे में पूछ लेता है। जो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। 35.5 किस तरह से होता है? बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट करता है उसके 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है अपने 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में। ये 2 आइसोटोप हैं, इसका एक 17Cl35 और एक है 17Cl37, जो 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं ये 75% होगा, ये 25% होगा। क्यों? सही बोला ना? गणित लगाओ अपनी, दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, 3/4 इंटू 100 करोगे कितना आएगा? 75। ठीक है, और 1/4 इंटू 100 करोगे तो 25% आ जाएगा। तो यानी 75% होता है और 25%। तो जब इसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 35 कर लो, 1 गुणा 37 कर लो, ठीक है, बटे 3 + 1, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? 35.5। ठीक है, 35.5 निकल के आ जाएगा आपका, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। किसका? क्लोरीन का। तो अब इस तरह से किसी का भी अगर आपका पूछ ले, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन भी रखा है जहां पर
आपको ये सॉल्व करना होगा तो ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 3 × 75%, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, सॉरी 3 क्यों रखेंगे, अभी 7% ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर रखेंगे क्या 35 × 75 प्लस 25 × 37/100, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं अभी, और यहाँ पर देखते हैं यूजेस क्या होते हैं आइसोटोप्स के। तो इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। जैसे पहला यूज़ तो अगर मैं बात करूँ तो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, जहाँ पर हम यूरेनियम के आइसोटोप 92U235 का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। कमेंट करके एक बार मुझे कंफर्म करिए कि ये मैंने आपको रिएक्शन समझाई है या नहीं समझाई है, पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर वाली, किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन यानी कि परमाणु विखंडन होता है आपका। जल्दी से कंफर्म करके बताएंगे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि नहीं किया, ठीक है। दूसरा है जैसे हमारा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है CO60, ठीक है। तो ये कोबाल्ट है आपका, इसका यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, टू ट्रीट दी कैंसर। और तीसरा इसका यूज़ होता है, तीसरा अगर हम यूज़ बात करें तो एक आयोडीन का आइसोटोप होता है 131, इसका यूज़ करते हैं गोइटर यानी घेंगा के ट्रीटमेंट में। हमने पढ़ा था गोइटर में क्या हो जाता है, आपकी जो नेक होती है सॉल्व हो जाता है बिकॉज थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसके सेक्रीशन के लिए हमें आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए आयोडीन की सर ज्योग्राफी मैंने आपको करवाया होगा, आई थिंक नहीं करवाया है तो आगे मैं करवा दूंगा। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि न्यूट्रॉन हिट करवाया जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। या तो चलो मैं आपको, ठीक है, इसमें बेरियम बनता है, इसमें क्रिप्टन बनता है, और 3 न्यूट्रॉन, और इसमें एनर्जी निकलती है। बेरियम की अगर बात करेंगे तो इसका बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, 56, और एटॉमिक मास 141। और क्रिप्टन की अगर बात करेंगे 36 एटॉमिक नंबर, और 92 इसका एटॉमिक मास होता है। खैर ये आगे मैं आपको नहीं होगा तो करवा दूंगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें। ऑलराइट, आज क्वेश्चन करा दीजिएगा सर, ठीक है, करवा देंगे आज क्वेश्चंस। नहीं कराया अभी, अच्छा ठीक है, नहीं करवाया, कोई नहीं, आगे करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि आइसोटोप का यूज़ क्या होता है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। आइसोबार और उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब अगर उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो खुद सोचो कि वो सेम एलिमेंट से तो हो ही नहीं सकते कभी, डिफरेंट एलिमेंट से ही होना पड़ेगा उनको, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से ही होना पड़ेगा। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि पूरा आइसो, इसको समभारिक बोलते हैं हिंदी में, इसको समभारिक बोलते हैं, यानी कि आइसोटोप का एकदम उल्टा है, सेम मास नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑर्गन ले लिया मैंने, पोटेशियम ले लिया मैंने, और कैल्शियम ले लिया मैंने, ठीक है। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन इन चारों का इन तीनों का जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है 40। तो ये क्या हो गए? आइसोबार हो गए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम एटॉमिक मास है। दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सब कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन भी 18, 19 और इसमें 20। न्यूट्रॉन निकालेंगे इसमें कितना निकल के आएगा? न्यूट्रॉन निकालेंगे इसमें तो 22 निकल के आएगा, इसमें 21 निकल के आएगा, और इसमें 20 निकल के आएगा। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि अगर न्यूट्रॉन नंबर भी सेम हो जाए, न्यूट्रॉन नंबर भी सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे आइसोटोन। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16। वो जब मैंने आपको टेबल अभी दिखाई थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसमें ये 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास 16। तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, प्रोटॉन 8 हो गए, न्यूट्रॉन भी 8 हो गए। अब इसका निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन 7 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन भी 7 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करोगे तो 15 में 7 माइनस करोगे 8 निकल के आएगा। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये आइसोटोन हो जाएंगे। एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसी को अटैच करते हुए, तो आपका 6C14
6C14 कार्बन का आइसोटोप जो अभी देखे थे, माइनस करो दोनों को, कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये भी इसी के साथ जुड़ के एक आइसोटोन बन जाएगा। आइसोटोन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आखिरी में यहां पर देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या बोलता है? तो मोल कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी, जैसे मान लो कोई, मान लेते हैं कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझना मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से। जो कार्बन होता है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो इस कार्बन C12 में जिसका क्योंकि कार्बन के हमारे डिफरेंट आइसोटोप होते हैं 13, 14 इस तरह से, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने एटम्स होंगे। इसी तरह कॉपर का 63.5 अगर तुम ग्राम ले लो, ठीक है, तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। इसको क्या माना गया? एक बेस नंबर मान लिया गया, जिसको कि हमने एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, और इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात करें तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 14 एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन ये होगा जिसका एटॉमिक मास 14 है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इतने होंगे। समझ रहे हैं आप? इसको एज अ यूनिट कंसीडर किया जाता है केमिस्ट्री में, जैसे कि दर्जन एक यूनिट होती है, डजन एक यूनिट होती है, जिसका मतलब डजन बोलते ही, चाहे किसी चीज में तुम डजन लगाओगे, केले, ठीक है, एक चाहे वो केले में लगा लो चाहे किताब में लगा लो, उसका मतलब 12 ही होगा। तो ये 12 क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। डजन अगर हम बोलते हैं तो वो 12 एक यूनिट हो जाती है। तो उसी तरह जब हम एक मोल का इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का केमिस्ट्री में, तो एक मोल का मतलब हो जाता है 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे ही मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, क्योंकि हमें बड़े बड़े नंबर से डील करना होता है। क्योंकि इतने, ऐसा तो है नहीं कि 5-6 एटम से हमें डील करना है, बहुत सारे एटम से डील करना है। तो वहाँ पर हम मोल कंसेप्ट को यूज़ में ले आते हैं, और एक मोल जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे होते हैं। सिर्फ एटम ही नहीं, अगर हमने एक मोल कहीं पे भी यूज़ कर दिया तो उसका मतलब सीधा ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, 1 मोल। अब ये फॉर्मूला ध्यान से जरा समझना, नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, किसी पर्टिकुलर एटम में, तो उसका हम गिवन मास लेते हैं जो मास दिया गया होता है, और उसका मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ होती है? तो जैसे अभी हमने देखा कि कार्बन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसी तरह जैसे नाइट्रोजन में देखा 14 होता है, ऑक्सीजन में 16 होता है। ये एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं? अब यहाँ पर तो आपको डबल डबल दिख रहा होगा, होता है डबल, मोस्टली डबल ही होता है, लेकिन हर जगह डबल नहीं होता है। वो हम कल समझेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में कि ये एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास आपको ये अभी समझ में आना चाहिए, जो हम एटॉमिक मास की जो हम बात करते हैं, जो ऊपर लिखते हैं हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते वक्त, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और गिवन मास तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, जो दिया जाएगा। ये होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। या फिर नंबर ऑफ मोल का एक दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है, एंड दैट इज कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हों उससे आप एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर मतलब ये CHSL मेंस का जब भी पेपर हुआ तो उसमें सीधा सीधा उसने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पूछ ली थी कि कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, जिसपे कि SSC MTS में इसी बार के जो अभी आपका आंसर किया है कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 से 5 सवाल बने न्यूमेरिकल के, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वो आज मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको अभी याद होंगे नहीं, ठीक है, इसलिए तो मॉलिक्यूलर मास अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, तब वो क्वेश्चन लगाने में मजा आएगी, जो कि मैं आपको कल लगवाऊंगा, ठीक है, कल ही होंगे सारे काम। जैसे यहाँ पर बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होंगे ये। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ये क्या है, 2 ग्राम क्या है, गिवन मास है, 4 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हीलियम का, तो नंबर ऑफ मोल कितना निकला है, 0.5।
पार्टिकल से कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल? तो ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल निकालो 10.044 इंटू 10⁻24 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन एटम में। तो ये गिवन पार्टिकल है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर 20 मोल की बात कर रहे हैं, 20 मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। समझ रहे हैं आप? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने की बात कर रहे हैं? 20 मोल्स की बात कर रहे हैं। द प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो खैर हम देख चुके हैं कितना हैवी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी हम देख चुके हैं। खैर अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि सबसे पहले तो आपके यूपीएससी एग्जाम से पूछे गए। पहला क्वेश्चन CAPF AC 2024 एग्जाम में जो पूछा गया है, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट? परमाणु डिफेंस इज बैक सर। अच्छा एक सेकेंड, यस 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 यस, लोगो कहाँ गया भाई इसका? परमाणु डिफेंस इज बैक, लोगो हट चुका है। ओके यस, परमाणु डिफेंस इज बैक 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 बैक, यस आ गया भाई। अभी मेल आया था थोड़ी देर पहले, मैंने पढ़ा था। फाइनली चैनल वापस आ गया। ट्रीट दीजिए अब आप। अच्छा वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड। फिर से एक मैसेज आया, क्या है परमाणु डिफेंस कॉपीराइट कंटेंट हैज बीन डिटेक्टेड इन योर वीडियो, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। ओके पुराने वीडियोस का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। ट्रीट चाहिए, लेना भाई कहाँ लेना है? आइसो। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं अभी। एक सेकेंड, आइसो बार में कुछ वो लिख गया क्या? भाई फिजिकल प्रॉपर्टी तो मास के जैसे होती है ना। पीपीटी बनाने को दे दो किसी दूसरे को, तो यही होता है फिर। ठीक है ध्यान रखना, इसमें सेम होगा ये, ठीक है सेम फिजिकल, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टी को, जिस तरह से एटॉमिक मास करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आइसोटोप का सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा और आइसोबार्स का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एंड दैट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट? तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है जितना एटॉमिक नंबर, तो बात गलत होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा। इस खुशी के अवसर पर फेस रिवील हो जाए, वल्ला हबीबी हबीबी ये बात गलत है। हाउ वन एटम इज कनेक्टेड टू अदर, दे आर नॉट कनेक्टेड बाई एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि ये बॉन्ड, जिससे कि ये आपस में पास पास हैं। जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम होता है वो। ठीक है, पासवर्ड चेंज कर दो जल्दी। वो एक्चुअल में यूट्यूब का कल मेल आया था, उन्होंने करवा लिया था कल ही। पहले बोले कि पहले आप पासवर्ड चेंज करो तब हम आगे की बात बताएंगे आपको, और करके जल्दी बताना तो फिर जल्दी जल्दी हमने फिर करवाया उसको। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, हर्षित जी, जो शेल में घूम रहा है जिस ऑर्बिट में, उसकी खुद की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वहाँ से मिलती है जो उन शेल के पास है। ठीक है, खुशी के बदले 3 पॉइंट को फ्री कर दो हाँ सब कुछ करवा लो तुम, फेस रिवील करवा लो, है ना, सब कुछ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल? एटम एंड अ मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसका एक एटम है, ठीक है,
एक और हाइड्रोजन का एटम इसके पास आएगा, दोनों मिलके मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि जब एटम्स आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एटम्स। जैसे कि ये बन गया ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है, अभी ये एलिमेंट ही है क्योंकि एक ही तरह के एटम्स हैं, लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन के भी एटम आएंगे, बोलेंगे हमको जोड़ लो, एक ऑक्सीजन एटम बोलेगा, तो ये H2O का मॉलिक्यूल हो गया, प्लस कंपाउंड भी है ये। क्यों कंपाउंड, क्यों है कंपाउंड, इसलिए क्योंकि एलिमेंट एक से ज़्यादा है। मॉलिक्यूल तो किसी भी चीज़ में होगा, H2 का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, H2O का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल मतलब जो डिफरेंट एटम्स आके आपस में मिल जाएं, जैसे ये दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए, दो एटम्स आके, तो ये H2 का एटम बन गया। एक ऑक्सीजन का एटम आ गया जिसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑब्वियस सी बात इन दोनों से, तो ये H2O का मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन कंपाउंड कहलाएगा अभी क्योंकि ये अलग एलिमेंट का एटम आया है, ठीक है। खैर, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। गलत है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी कि इनमें से सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मियॉन भी है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल सब सिर्फ ऐसा मत समझना कि 3 है, आप ये मान लो लगभग 1000 से भी ज़्यादा आपके सब एटॉमिक पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मियॉन ये भी हैं, जैसे पॉजिट्रॉन वो भी है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये CDS 2024 में सवाल पूछा गया। द टू आइसोटोप ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर, CDS 2024 अगेन, दो जो हमारे एलिमेंटल क्लोरीन होता है उसके दो आइसोटोप कौन से होते हैं, तो 17Cl35 और 17Cl37, 17Cl35 एंड 17Cl37 कहाँ गया, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, ये रेशियो मत भूलना। परसेंटेज टर्म्स में 75%, ये 25%। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज़ से डिटर्मिन होती है। इस खुशी पर कोर्स पे 50% ऑफ कर दीजिए। अच्छा, सब कुछ करवा लो। ये इन्होंने लोगो क्यों हटा दिया भाई चैनल का। चलो भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी किससे आती है किसी की, तो इलेक्ट्रॉन से आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो कोबाल्ट के आइसोटोप को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन परमार डिफेंस एंड परमार ऑफिसर, परमार डिफेंस पे अग्निवीर जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी होती है, ऑफिसर वाले में होती है CDS CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, जिसके आप ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं अभी करंट में, वो होता है ऑफिसर वाले चैनल पे, परमार ऑफिसर पे। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ग्वाइटर में यूज़ करते हैं आयोडीन का आइसोटोप, आयोडीन 131। बेरी बेरी और क्रॉन्स में तो ऐसा कोई आइसोटोप हमने पढ़ा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैज़ दी सेम वैलेंसी, ठीक है, निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन समुच्चय की संयोजकता एक समान है। वैलेंसी अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, कल करेंगे इसके क्वेश्चंस। 7th नंबर क्वेश्चन करिए, नॉट गलत कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर जी एक गाना तो बनता है, प्लीज़ कौन सा गा दें बताओ तेजस, तुम्हारे लिए सिर्फ जल्दी बताओ। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ को डिराइव नहीं किया जा सकता है। चलिए कूपन दे देंगे 2.0 से 3.0 वाला, अभी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे ना थोड़ी देर में। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, यही बात उन्होंने ऑब्जर्व करी थी रदरफोर्ड जी ने कि ज़्यादातर खाली है, बस भरा है तो बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है जो 1,00,000 टाइम्स छोटा है किससे, पूरे एटम से। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द एटम ऑफ, यस सही है ये भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी होती है उन ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, जो नील्स बोर ने किया था 1913 में। उन्होंने बताया था किस तरह से उनकी शेल्स की या ऑर्बिट्स की खुद की एनर्जी होती जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, सही है अभी।
एनडीए 2021 यहाँ पर डिस्कवरी पूछा है। जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूट्रॉन और क्यूरी ने रेडियम। तो हमें पता है 2.0 में थे उनके स्पेशल डिस्काउंट अंकित यादव जी, परमार एसएससी पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, मैडम क्यूरी आपका रेडियम सही होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला सही होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन। नाइन्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम शेल? एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो के एल एम, तो यानी पहली, दूसरी और तीसरी शेल की बात हो रही है, यानी कि 2n², n की वैल्यू है 3, तो 3 3 का 9, दूनी 18, यानी कि 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस पे, ठीक है। 10th, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अल्फा पार्टिकल ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? सर परमार डिफेंस पर आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं जीडी के लिए? कहाँ कहाँ पढ़ा दें भाई, तुम खुद ही बताओ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? तो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन आपको बताया थॉमसन, प्रोटॉन आपका रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन आपका जेम्स चैडविक। 11th, द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40, ठीक है, आर्गन का जो मास नंबर है, परमाणु भार है, वो 40 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका एटॉमिक मास 40 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? अब इसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता होने की ज़रूरत है, तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता पाएंगे। तो 18 होता है इसका, अभी देखे थे हम। ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 22 नहीं, 18 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 40 में 18 माइनस करेंगे तो आएगा 22, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन इज 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्गन में कितनी होती है? 18 होती है, ये सही है आपका। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत, ये आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 35 है, तो बताइए कि वैलेंस शेल में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल बेस्ड ऑन बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो बोर्ड्स के मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल जो होती है आखिरी शेल होती है। आखिरी शेल का मतलब है आखिरी वाला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 35 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में 18, कितने हो गए? 8 2 10, और 10 को 18 में जोड़ेंगे 28, बचे कितने? 7 बचे। तो 7 भर दो यहाँ पे जो बच गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके जो लास्ट वाली शेल है, ठीक है। तो 12th का आपका डी हो जाएगा। 12th का ए कैसे दे रहे हो तनिषा? डी होगा। 13th, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विच एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स B10 and B11 is 10.81. What will be the abundance of B10 and B11? यानी कि अब यहां पर इसने क्या किया है, ये वही सेम केस है 17Cl35 वाला, 17Cl35 और 17Cl37 वाला केस है ये, प्रॉपर वही केस है, जिसमें कि आप अगर ध्यान से देखें तो 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1, और परसेंटेज के टर्म्स में मैंने आपको बताया था करके 75 था और ये 25 था, तो उसी तरह से इसको कर देना है आपको। जैसे यहाँ पर क्या है, ये B10 और बोरॉन है, तो बोरॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, लेकिन हमें एटॉमिक नंबर से लेना देना होगा नहीं यहाँ पर, तो B10 और B11 है, ठीक है। और मान लेते हैं परसेंटेज पूछा, दिया नहीं, तो मान लेते हैं ये x है। अब ये 100 के सैंपल में बोल दिया है, 100 के सैंपल का मतलब हो गया अगर ये x है तो ये 100 - x होगा, ये सिंपल सी बात है। ये अगर x% है तो ये 100 - x% होगा, सिंपल। तो 10 × x प्लस 11 × 100, ठीक है, 100 - x, ठीक है, अपॉन 100, यही तो करेंगे। और इसकी वैल्यू 10.81 के बराबर दी है, 10.81, यानी जब उसको वहां भेजेंगे 100 को तो 1081 हो जाएगा ये। और यहाँ कितना आएगा? 10x, और कितना आएगा? 10x प्लस 1100, ठीक है, 10x प्लस 1100 माइनस 11x, ओके।
तो यहाँ पर आएगा ये माइनस का x आ जाएगा 1081 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1100। ठीक है, तो ऐसा करो x को उधर ले जाओ और 1100 में घटा दो 1081 को, कितना आएगा, 10 में गया 9, 9 में आ गया 1, तो यानी 19% आ जाएगा ये वाला पहला वाला, और दूसरा वाला 19 में 100 में 19 घटा दोगे 81, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एनडीए में पूछा गया था इस बार, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहली शेल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पहली शेल का मतलब हो गया के शेल, के शेल यानी पहली शेल 2n² यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15th, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। तो इनमें से किसकी जो संयोजकता है, जो वैलेंसी है वो 3 है। नहीं पढ़े हैं अभी हम वैलेंसी, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फॉर एल्यूमिनियम Al एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत नहीं है, विच ऑफ द, सॉरी मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज इन एल्यूमिनियम इज 13, सही है। प्रोटॉन भी 13 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 27 में 13 घटा दो, मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। वैलेंसी 2 है, एक्चुअल में 2 नहीं होती है, हम देखेंगे 3 होती है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट सिंगुलर वैलेंसी, अभी हमने क्वेश्चन वैलेंसी वाला नहीं पढ़ा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। एम शेल में कितने आ सकते हैं, के एल एम, यानी कि तीसरी शेल की बात हो रही है 2n², तो यानी कि 18, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब आ जाते हैं एसएससी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इन विच, ठीक है, इन विच ईयर डिड जॉन डॉल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी, द सेकेंड पार्ट ऑफ विच स्टेट्स दैट ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, 1811, 1800, 1825, 1808। यहाँ पर मैं एक सभी को सीख देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, एंड दैट इज़ कि एक्चुअल में जो हमारा चैनल हैक हुआ था, ठीक है, वो किसी ने करवाया नहीं था। पहली बात, वो हैकर्स का खेल था, और हैकर्स मैं आपको बताता हूँ कौन थे वो। ये जो होते हैं, और मतलब पहली बार मुझे सीख मिली, एक्चुअल में वो मेरी गलती नहीं थी, एक एडमिन जी ने गलती करी थी, हमारे चैनल के ही थे। क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रमोशनल मेल्स आते हैं, और आपने देखा होगा मैंने कभी प्रमोशन करता नहीं हूँ, तो चाहे कोई भी प्रमोशन के लिए आता है मैं कभी नहीं कर, और ये पिछले मतलब 5-6 साल से जितने भी आप सोच सकते हैं सब कोई प्रमोशन के लिए मतलब भेज चुका है मेल, और कभी मैंने किया नहीं, चाहे वो बुक हो चाहे डिफरेंट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो। ठीक है, हुआ क्या कि एक मेल आता है, आई थिंक काफ़ी पहले तो नहीं, लेकिन दिसंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर को ऐसा शायद आया था। ठीक है, और वो मेल क्या था, वो मेल खुशी से सिलेबस ख़त्म कर दो। अच्छा, ठीक है, तो वो मेल क्या था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रमोशनल था और सैमसंग लिखा हुआ था उस पर। ठीक है, तो मैं तो समझ गया था कि ये फर्जी के सैमसंग थोड़ी ना, हम ऐसा क्या कर रहे हैं भाई, क्या गैजेट रिव्यू कर रहे हैं क्या जो सैमसंग आएगा। लेकिन उसने क्या मतलब एक एडमिन ने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि इस तरह से है, किस तरह से मतलब प्रमोशन करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिंक्स थे वो, कि आप इन लिंक्स को, फाइल्स होती हैं, अब जो लोग, अगर मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई अगर यहाँ होगा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तो बता सकता है, जिप और रैर फाइल्स थी, मुझे नहीं पता क्या होती हैं ये, लेकिन शायद ये थोड़ा सा ख़राब टाइप का होता है कुछ, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। वहीं से जो है एक्सेस हमारे चैनल्स एसएससी और डिफेंस दोनों का उस बंदे के पास चला गया जिसने वो भेजे थे, और वो सभी क्रिप्टो वाले होते हैं ये सब बंदे। ठीक है, तो ध्यान ये रखिए कि कभी भी इस तरह के लिंक पर क्लिक मत करिए। ठीक, कभी भी जो बात बोली जाती है वो सही है, तो कभी भी इस तरह के लिंक्स पे मत क्लिक करिए। आप देखा आपने कितना भयंकर हमें नुकसान हुआ उस चीज़ का। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, अच्छा में मैलिशियस फाइल्स होती हैं, अच्छा मुझे पता नहीं था। ठीक है, और एक्चुअल में था क्या कि ये बात हमसे यूट्यूब ने पहले पूछी कि कुछ तो इसका आंसर 1808 होगा। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1808 में दी थी, तो पूछी उसने हमसे ये बात, लेकिन था क्या कि हमने डॉट्स कनेक्ट ही नहीं कर पाए। उसने पूछा, जब हमने फॉर्म भरा उसका हैक का, तो उसने पूछा कोई प्रमोशनल मेल आया था, और हम लोगों ने कर दिया नो। ये बात हमने सोची नहीं कि भाई हाँ इस तरह से भी हैक किसी ने किया होगा। बाद में हम लोगों ने डॉट्स को कनेक्ट किया इस तरह से, तब समझ में आया, तब फिर फॉर्म्स भरे। लालच बुरी बला, अरे लालच
लालच तो नहीं है, कभी आपने अगर देखा हो, नेवर, कभी प्रमोशन नहीं किया। और मैं अगर आपको मेल खोल के दिखा दूँ, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, ठीक है, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बुक्स वाले हैं, पब्लिशर्स हैं, सब 1898, ठीक है, मैंने नहीं किया था एक्चुअली, एडमिन ने किया, तो एडमिन के थ्रू अगर मैं मेरा किया होता, मैंने फाइल्स कंप्रेस की होती, सर ये वीडियो डिलीट हो गई होती एसएससी और डिफेंस की। क्यों? क्योंकि मैंने एडमिन्स को वीडियो डिलीट करने के राइट्स नहीं दे रखे हैं, क्योंकि पहले एक बार ऐसे कांड हो चुका है। वो भी मैंने एक एडमिन को दे रखा था राइट कि वो वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, वो मैनेजर बनाया जाता है उस चैनल में। तो वो वीडियो जब से डिलीट हो गई तो मैं वो राइट देता ही नहीं हूँ एडमिन्स को, इसी डर की वजह से। तो सोचो अगर मेरा हैक हुआ तो मैं अगर कंप्रेस कर रखा होता तो ये वीडियो चैनल का नाम चेंज, डिलीट कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे हो जाता, ठीक है। जे थॉमसन इज़ नोन फॉर गिविंग विच मॉडल इन 1898, तो 1808 में डॉल्टन ने अपना मॉडल दिया था और जे थॉमसन ने अपना प्लम पडिंग मॉडल दिया था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट तो किया था हमारे रदरफोर्ड जी ने। इन विच ईयर कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो हमने देखा था 1932 में इसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ईयर याद रख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट काफ़ी लोग जब नोट्स बनाते हैं ना तो वो फिर, ठीक है, तो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। हम्म, आ, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि डॉल्टन ने अपना कब दिया था, तो डॉल्टन ने दिया था 1808 में, ठीक है, 1808 ध्यान रखेंगे, ठीक है, 18। और कार्ल एंडरसन को तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। और थॉमसन ने 1898, तो मैंने लिखवा दिया था ना, ये भी देखना पड़ेगा लिखवाया था कि नहीं, लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, कोई नहीं। तो 1898, ठीक है, 1898 में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, और ये है आपका 22। इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर डिड नील्स बोर प्रपोज अ थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन दी, तो नील्स बोर जी ने अपना कब दिया था, तो ये 1913 में दिया था इन्होंने, ठीक है, नील्स बोर का 1913। तो डॉल्टन ने 1808, ठीक है, जो हमारे थॉमसन थे उन्होंने 1898, और कार्ल एंडरसन ने 1932, और रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वांटम नंबर, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये क्या होते हैं हमारे सब ऑर्बिटल। तो होता क्या है, जो हमारे शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके अंदर सब ऑर्बिटल्स होते हैं। वो सब ऑर्बिटल होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब इनकी वैल्यू, कॉपीराइट ही क्या आ रहा है भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मार रही है चैनल को, आई थिंक फिर से नया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, जरा वो ध्यान से समझिएगा अभी, किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। और इसका नाम अगर बात करूँ तो इसको शार्प बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल, इसको डिफ्यूज और इसको फंडामेंटल। यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, वैसे नाम तो पूछता नहीं है, कभी कभी बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि आपके 11th और 12th केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं ये, ठीक है, 9th और 10th के कॉन्सेप्ट बेसिक साइंसेस के तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारे 4 तरह के ये जो हमारे सब ऑर्बिटल होते हैं, इनके क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स होते हैं, और वो क्वांटम नंबर होते हैं एन, एल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलते हैं एंगुलर, हाँ एंगुलर बोलेंगे इसको, ठीक है, या फिर एज्यूमिथल भी बोलते हैं इसको, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो एस होता है, अगर एन की वैल्यू बात करें और एल की बात करें, तो ये बड़ा आसान होता है बताना। एल की वैल्यू फिक्स रहती है सबके लिए, इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है। एन की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो सब ऑर्बिटल है फंडामेंटल वाली, इसके आगे कोई भी सब ऑर्बिटल हो, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही एन की वैल्यू होती है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, क्योंकि ये एफ ऑर्बिटल की बात हो रही है। एफ ऑर्बिटल की वैल्यू एल के, यानी एल की वैल्यू हमेशा 3 ही होती है। एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 ही होती है वो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा यहाँ से। और जो एम की वैल्यू होती है, एम की ये वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जाती है, -L2 प्लस एल। -L2 प्लस एल का मतलब हुआ कि एल की वैल्यू 3 है,
तो m की वैल्यू इसके लिए -3 से लेकर +3 हो सकती है, यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरह से। यहां पर तो +4 लिखी हुई है, तो ये भी हट जाएगा, बचेगा क्या? 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं इस बार 3D ले लेता हूं, 3D ऑर्बिटल में कितने वैल्यू बता दो मुझे। तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, और m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो s की वैल्यू है या तो +1/2 हो सकती है, और वो माइनस या तो फिर -1/2 हो सकती है। दो ही वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, और तीसरी वैल्यू सी हो नहीं सकती है। ठीक है। वॉट डज इट मीन वेन एन और ऑब्जेक्ट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज है का मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, पॉजिटिव आया है तभी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मान लेते हैं कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 20 होंगे, ठीक है, और प्रोटॉन भी 20 होंगे। लेकिन मान लेते हैं कि ये कैल्शियम 2+ की बात हो रही है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी ना गए, प्रोटॉन तो जैसे मैंने बताया था अंदर बैठे हुए हैं, वो कभी लूज नहीं होंगे, वो कभी नहीं जाएंगे कि वो अंदर बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन। नंबर ऑफ इट हैज़ मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? तो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है? प्लस, और न्यूट्रॉन का 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर और कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर इस एक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और मास नंबर जो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल बात सही है, और ये अगर बात करेंगे तो ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज़ इट एडवाइजेबल टू मेक आर ओन नोट्स ड्यूरिंग क्लास और फॉलो योर PDF नोट्स? ये आप खुद चूज़ मतलब डिसाइड करिए, बिकॉज अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसके भी कुछ प्रोज हैं, और अगर आप यूज़ करते हैं जो मिलते हैं उसके भी कुछ प्रोज हैं। खुद से बनाते हो तो याद अच्छे से हो जाता है, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप खुद के बना सकते हो, ठीक है, आपको खुद याद हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपके खुद के नोट्स होंगे तो बाद में रिवीजन के लिए थोड़ा आसानी रहती है। नोट्स जो आपको मिलते हैं वो भी आपको पता है वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, काफ़ी सही होते हैं, तो उससे क्या है कि आपका टाइम बच जाता है अगर आप वो है तो। बस ये फ़ायदे हैं थोड़े से। यस, परमार डिफेंस इज बैक, यस यस। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें कोई कूपन कोड बता दो। तो व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो ये आपको याद करना होगा सर, ठीक है, ये रट्टा मारना है जो मैंने वो टेबल दिखाई थी। और कल की क्लास मिस मत कर देना, चाहे तूफान आ जाए कल, ठीक है, चाहे चाहे कितने भी सर्दी पड़े कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम? ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा करेक्ट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल? सैटरडे है कल, हाँ सैटरडे, हमें भी पता है सैटरडे है, लेकिन कल क्लास होगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, चाहे कल कुछ भी आ जाए, चाहे कल वो बोले कि होम अलोन, लेकिन जाना नहीं आपने, आपने क्लास देखना है, ठीक है, बाद में जाना है, ठीक है। चाहे कल कोई मिलने के लिए बुलाए, आपने नहीं जाना है कल। कल क्लास देखनी है, कल पीरियोडिक टेबल है, कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आपके वीक केमिस्ट्री का, फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, 1,00,000 टाइम्स छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। पूछा गलत कौन सा है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, सही है। 30th एलिमेंट और वैलेंसी अभी किया नहीं है, वैलेंसी कल करेंगे। यूनिट मास, ये सर आप याद करिएगा उसको, जो मैंने टेबल दी थी तभी आप कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट करते हो आपको बता देता हूँ, ठीक है। 40 मोलर मास कैसे निकालेंगे सुरभि जी? कल बताएंगे, तभी तो बता रहे हैं। जैसे कैल्शियम वाला है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मोलर मास 40 होता है, कल आराम से समझ में आ जाएगा आपको। इसका मोलर मास तो आज बता ही थे 35.5 होता है, 35.5 को 2 से गुणा करोगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो 70 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। आई एम एवरी डे मैसेजिंग यू सर, यू डिडेंट रिप्लाई टू मी, आई एम सैड सर। क्या दिक्कत है भाई?
होम अलोन से मेरा मतलब है जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो बोल रहा है हम घर में अकेले हैं, जल्दी से आ जाओ, अकेले में बढ़िया मस्त पढ़ाई चलेगी हम लोगों की आज तो, ठीक है, बोल बोल के पढ़ेंगे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालेंगे और पढ़ेंगे। तो वो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपने कल पढ़ने नहीं जाना है उसके पास, आपने जो है खुद ही यहीं पर पढ़ना है, जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। ये है होम अलोन का मतलब, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। 34 इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट डज एन सिग्निफाई, तो एन का मतलब क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या फिर नंबर ऑफ गिवन शेल है। तो ये गिवन शेल की बात हो रही है, जो एन है ये कौन सा शेल है, KLMN वो है यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म व्हाट। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं वो मिलके कंपाउंड्स बना लेते हैं। इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपाउंड विद कंपेयर्ड विद अ क्रिकेट बॉल। अच्छा, न्यूक्लियस के एटम को अगर क्रिकेट बॉल से कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ एटम जो होगी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर्स। तो क्रिकेट बॉल की साइज से कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है सर कि इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का साइज कितना होता है, तो रेडियस इसकी कितनी होती है क्रिकेट बॉल की, रेडियस कितनी होती है क्रिकेट बॉल की, 50 मिलीमीटर होती है क्या, क्यों साइज और रेडियस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेडियस पता होना ज़रूरी है। आई थिंक 50 मिलीमीटर कुछ होती है शायद, ऐसा टाइप। कितनी होती है किसी को पता है यहाँ पे, तो उसी से ही निकलेगा एक्चुअल में ये, उसी से ही निकलेगा ये एक्चुअल में। बस आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 1 लाख गुना ज़्यादा होता है। अगर ये पता चल जाए इज कंपेयर्ड विथ क्रिकेट बॉल देन द रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो नहीं होता होगा। 5 में मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि 5 होना चाहिए इसमें, जिस हिसाब से ऑप्शंस हैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अगर ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है इज कम्पेयर, ठीक है, क्रिकेट बॉल, द रेडियस ऑफ एटम इज अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर। तो जो एटम होगा वो क्या होगा, एटम्स आपका लाख गुना होता है, तो 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगा दिया फ्लो में, ठीक है। तो 5 लाख हो जाएगा। एक सेकेंड, साइज ऑफ न्यूक्लियस किलोमीटर्स में पूछा है, ये हमने किस में निकाला है, ये हमारा निकला है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे कितना आएगा, 5000, किलोमीटर में बदलेंगे 5 किलोमीटर। यस, मेरा गेस सही था मैंने इसी हिसाब से गेस लिया था जिस हिसाब से ऑप्शंस थे, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज़ द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू। तो n से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं करेगा, जो नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस है ये, इसके नियरेस्ट है के शेल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म बात। हाँ देखो अब आ गया, सीपीओ में इसी बार क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस पूछ रहा है। तो फॉस्फोरस का मैंने बताया था 3 होता है वैलेंसी, ठीक है, बात पढ़े नहीं अभी पढ़े हम फॉस्फोरस के बारे में, वैलेंसी के बारे में, लेकिन आपको मैंने ऐसे बताया ना 3 वैलेंसी होती है, 3 डंडी होती हैं। सल्फर की 2 होती है तो 2 डंडी होती हैं। ये किसका होता है ज़रा बताओ, ऐसे चपका सा होता है साइड साइड में चपका होता है, ये किसका होता है, ठीक है। और ये सिंपल गोला किसका होता है, शेडेड गोला किसका होता है, ये बताओ, गोला विद अ डॉट किसका होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अगर बात करेंगे तो ये आपका मरकरी है जिसको Hg से रिप्रेजेंट करती है, सल्फर है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, काला काला है ना, ये कार्बन हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेन्स कितने मोल ऑफ
अगर 1 मोल है एल्यूमिनियम सल्फेट का तो कितने मोल हैं ऑक्सीजन के? देख सकते हो अगर 1 मोल है इसका तो इसमें कितने ऑक्सीजन है? 12। ठीक है, 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये आप बता ले जाओगे, आपके लिए क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इन इट्स के शेल? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में? तो के शेल में भाई एक ही होता तो एक ही होगा उसके पास, तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन है तो एक ही ना, तो होगा एक ही उसके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन ओनली प्रोटॉन? नहीं, सेंट्रल पार्ट का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, कंटेन ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, करेक्ट पूछा था ऑप्शन नंबर ए। पार्टिकल्स दैट फॉर्म मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर टुगेदर कॉल्ड एज? तो जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस बनाते हैं वो क्या है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। इफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज दिस, हाइड्रोजन इज दिस एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज दिस, देन इसका बता दो मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास इसका निकालना है, मतलब उसने खुद तुमको दे दिया। इससे आसान और काम क्या कर सकता है? ठीक है, इससे आसान और क्या काम हो, मतलब इससे आसान और क्या हो सकता है जहां पर उसने दे दिया। तो अब निकालिए जल्दी से इसको कैलकुलेट करके। सर तो ऑप्शन में क्या था? कार्बन 14, आई थिंक मार्टिन रूबेन करके कुछ था क्या ऑप्शन में? मार्टिन या रूबेन? ऑप्शन में कुछ मार्टिन रूबेन था क्या? रिया दास जी। तो आंसर क्या होगा? 12। पॉइंट वाइंट मत लो, ऐसे ही निकाल दो। 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 15.99 है, 16 ले लो। ठीक है, तो 24, 4 28, और 28 10, 38 38 6, 44, 44.053। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। 50 तक करेंगे आई थिंक, 50 होंगे भी नहीं, होंगे तो करेंगे जितने भी होंगे। इफ़ एन आटम हैज़ एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, तो एटॉमिक मास क्या होगा? तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रॉन कितने? 10, 16 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ कंपाउंड? सर कल बायो पढ़ने के लिए जाना था, आप तो केमिस्ट्री के पीछे पड़े हो क्या भाई? क्या हो गया केमिस्ट्री के पीछे पड़े हो? बायो पढ़ने जाना था, केमिस्ट्री के पीछे पड़े हो? तो क्या आंसर होगा? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स विद इन द फॉर्मूला समेशन ऑफ ऑल एटॉमिक वेट्स। ठीक है, सम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ ऑल एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द एटम, ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास हैं सबके उनको सम करना पड़ेगा, उससे निकलता है। जैसे यहाँ पर किया था, सबको जोड़ा था। ठीक है, इनमें क्या किया था? सबको जोड़ा था ना, सबका इंडिविजुअल, तो पूरे कंपाउंड का मॉलिकुलर मास मिल गया था। ठीक है, कर लेंगे। अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने कितने एटम्स थिक गोल्ड फॉइल ली थी? तो 1000 एटम्स थिक थी, और फिर भी बहुत पतली थी वो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होता है? H2O। H2O मतलब 2, और ऑक्सीजन हो गया 16, इसका एटॉमिक मास होता है नहीं 18 ग्राम। H2O 18 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इसमें होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, इतने होंगे। लेकिन है कितना ये? 9 ग्राम, यानी 18 से आधा। तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3.02 इंटू 10⁻, इसमें सब में 23 लगाओ, इसमें सब में। ठीक है, 23 23 23। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि C12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? फिर मॉलिक्यूल कितने एटम्स होंगे? तो 12, मतलब 12 एटम्स होंगे। अब यहाँ पर तो क्योंकि वाटर है तो H2O का मॉलिक्यूल बन गया होगा, तो कितना एटॉमिक मास होता है इसका? 18। 18 के पास कितने होंगे? 9 के पास कितने होंगे? आधा कर दो। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। और एटॉमिक मास निकालना है यहाँ पर, ये भी बड़ा आसान है। अगर आपको आता है तो कैसे निकालते हैं? सम करके निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 36.5 हो जाएगा। सही है। कार्बन का 12 होता है और इसका 1 होता है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये 13 आना चाहिए। ठीक है, इसका 62 आना चाहिए, बिल्कुल 62 ही आएगा। अगर आप जोड़ के देख सकते हो 1 इसका। ठीक है, 14 लोगे, और इसका यहाँ पर क्या पूछा है? एक सेकेंड,
हम्म। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा बिकॉज इसमें 14 आएगा इसलिए। ठीक। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? एक क्वेश्चन बाकी है एंड दैट इज़ 0.25। ये हाँ, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये आपको कल कराऊंगा। आपको पहले एटॉमिक मास अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? कल ये वाला क्वेश्चन करेंगे किस तरह से होता है। बेसिक अभी आपको ये समझ में आने चाहिए जो नंबर ऑफ मोल्स वाली सारी चीज़ें हैं वो, ठीक है? चलिए, और कुछ लोगों को जो डाउट रहता है तो अब यहाँ पर मैंने स्लाइड लगाई नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें आप जब जाएंगे एप्लीकेशन पे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है हेल्प चैट सेक्शन का। उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं बिकॉज बहुत लोगों के डाउट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है। हम्म।